ठीक है। आइए देखते हैं फ्रांसिस टरबाइन। अभी तक हम लोगों ने इम्पल्स टरबाइन की बात की थी, बट फ्रांसिस टरबाइन किसका एग्जाम्पल है? रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल है। तो जो भी चीज़ें रिएक्शन टरबाइन के लिए एप्लीकेबल होंगी वो सब किसके लिए होंगी? फ्रांसिस के लिए एप्लीकेबल होंगी। बट जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था उसके आधार पर अब हम फ्रांसिस के बारे में क्या कह सकते हैं भाई? पहली चीज़ कि यह एक रिएक्शन टरबाइन है। दूसरी चीज़ यह एक रेडियल फ्लो टरबाइन है, और रेडियल फ्लो के अंदर भी जाकर देखें तो इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन होती है। अगर ओल्ड है तो इनवर्ड रेडियल फ्लो, और यदि मॉडर्न है तो मिक्स्ड फ्लो। बात समझ में आ रही है ना? अगर मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है तो कौन सा होगा? मिक्स्ड फ्लो होगा। बट अभी मॉडर्न ना मान के चले, अभी हम सिंपली फ्रांसिस टरबाइन अगर हम कहें तो फ्रांसिस टरबाइन क्या होती है? इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है। क्लियर है? अगर हम अगला देखें तो ये मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज पर काम करती है, साथ ही इसका स्पेसिफिक स्पीड भी क्या होता है? मीडियम होता है। क्लियर है? लेकिन ये तो इसका क्लासिफिकेशन था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि इसको रिएक्शन बोलते क्यों हैं। रिएक्शन के लिए हम लोग ये तो जान लेते हैं कि इनलेट पर क्या क्या अवेलेबल हो, काइनेटिक के साथ साथ प्रेशर भी अवेलेबल हो। लेकिन 90% लोग समझ नहीं पाते हैं कि काइनेटिक और प्रेशर कैसे अवेलेबल है। देखिए इंपल्स टरबाइन में क्लियर था, पेनस्टॉक के आउटलेट पर आपने नोजल लगा दिया था, ठीक ना, और नोजल ने प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया था? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ें खुल के नहीं दिख रही कि आपको कहीं नोजल लगा हुआ है, सीधे पेनस्टॉक से वाटर आ रहा है। बट यहाँ जो पेनस्टॉक का डिज़ाइन है उससे हम इन चीज़ को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। ध्यान दे, ये इसका केजिंग है। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है ये फ्रांसिस टरबाइन का टॉप व्यू है और ये हमारा साइड व्यू है। क्लियर है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये केजिंग, जिसको कि स्पाइरल और स्क्रॉल केजिंग कहा जाता है। पूरे रिएक्शन टरबाइन का सिस्टम इसकी केजिंग डिसाइड करती है, और यही केजिंग इसको इंपल्स टरबाइन से अलग करती है। याद कीजिए, इंपल्स टरबाइन में जो केजिंग था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? स्प्लैशिंग ऑफ वाटर को रोकने के लिए। लेकिन रिएक्शन टरबाइन का केजिंग ऐसा नहीं है। इंपल्स टरबाइन का केजिंग हमेशा खाली रहता था, सिर्फ पानी की छींटों को रोकता था, जबकि ये केजिंग हमेशा 100% फुल ऑफ वाटर होता है। और फ्लो थ्रू पाइप में हमने इस बात को सीखा था कि यदि कोई पाइप 100% उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंप्लीटली फिल्ड अप होकर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो हमेशा किसमें है? अंडर प्रेशर है। अगर जरा सा भी खाली है तो उसमें कौन सा प्रेशर आ जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। यहाँ की जो केजिंग होती है ये 100% क्या रहती है? फुल ऑफ वाटर रहती है। ठीक है ना? कहीं भी कोई जगह खाली नहीं रहता, यानी ये कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम नहीं कर रहा है। इसका प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर से क्या रहता है? ज्यादा। अब जरा केजिंग की बनावट देखें। केजिंग के क्रॉस सेक्शनल एरिया को ध्यान से देखेंगे, यहां पर केजिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज्यादा है। और जब हम यहां से आगे चल रहे हैं तो ये देखिए धीरे धीरे क्या होने लगा? घटने लगा, और घटते 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 हर जगह घट रहा है, और घटते घटते इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट क्या हो गया है? 0 हो चुका है। यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑलमोस्ट किसकी तरफ चला जाता है? 0 की तरफ। यानी जिस स्पाइरल केजिंग की हम बात कर रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनलेट से लेकर के आउटलेट तक लगातार क्या होता है? डिक्रीज करता है। और यही इसकी खासियत है। जरा सोचें, डिक्रीज किसका क्रॉस सेक्शन करता है? नोजल का। नोजल के इन से आउट तक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होती है? लगातार डिक्रीज होती है। यहां भी यही होता है, लेकिन यहां हमारा मकसद अलग होता है। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रही है इसका एक ही मकसद है, कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना भाई? कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करना। सोचेंगे कैसे भाई? क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करके हम कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे मेंटेन करेंगे? जरा ध्यान से देखें, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ठीक ना। यहां पर थोड़ा सा डिजाइन को समझते हैं, इसके अंदर है क्या। ये हो गया इसका मेन शाफ्ट, ठीक है, सेंट्रल शाफ्ट, जिसको कि हमने यहां पर
ये शाफ्ट से दिखाया है, और इसके ऊपर यही क्या लगा रहता है, हमारा जनरेटर लगा रहता है। जब शाफ्ट रोटेट होती है तो जनरेटर को भी रोटेट कराती है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। अब ये जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, इनको क्या बोला गया, इनको क्या बोला गया, रनर वेन्स। हम जब फ्लो को देखते हैं तो हमेशा रनर वेन्स के ऊपर देखते हैं कि वाटर का फ्लो कैसे हो रहा है। और जो दूसरा ये ब्लेड्स दिख रही हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, गाइड वेन्स। अगर गाइड वेन्स का आप डिजाइन देखें, एक में मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये जगह और ये जगह, इसमें कुछ अंतर दिख रहा है। ये छोटा है इसके, और ये वाला क्या है, ओपन ज्यादा है, और आगे वाला एरिया क्या है, कम ओपन है। ये किसका शेप है भाई, नोजल का। वाटर यहां से इन करेगा और फिर यहां जाके आपके रनर वेन्स में जाएगा। तो इन करते समय क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा है, और आउट होते समय क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है। इसीलिए इसका शेप किसकी तरह होता है, नोजल की तरह होता है। और जब वाटर इन गाइड वेन से निकल के रनर्स के ऊपर जाता है तो ये गाइड वेन्स करती क्या है, डायरेक्शन तो दे ही रही है, साथ में जो प्रेशर एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी में। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। प्रेस यहाँ पे हमको डायरेक्टली नोजल नहीं दिखता है, बट नोजल की तरह कौन काम कर रहा है, गाइड वेन्स काम कर रही हैं। गाइड वेन्स का शेप ऐसा बना हुआ है कि जब उससे फ्लो होता है तो वो प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो एक एनर्जी तो समझ में आ गई कि रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे देखें। अब दूसरा समझना है प्रेशर एनर्जी। मैंने बताया कि इसका जो केजिंग है वो कुछ अलग है। कैसा है, स्पाइरल केजिंग है, और ये हमेशा 100% फुल ऑफ वाटर होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और 100% फुल ऑफ वाटर है, इसका मतलब फ्लो अंडर प्रेशर हो रहा है। पेल्टन व्हील के केस में केजिंग फिल्ड अप नहीं थी वाटर से, सिर्फ वहां एक जेट था, पूरी केजिंग क्या थी, खाली थी। खाली होने का मतलब कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जबकि यहां केजिंग 100% क्या है, फुल है, और फुल होने के कारण प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं रहेगा, इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरी चीज, जिस चीज को हम लोग समझना चाह रहे थे वो था कि स्पाइरल केजिंग में क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार इनलेट से आउटलेट तक लगातार डिक्रीज क्यों हो रही है, ठीक ना। तो मैंने रीजन क्या बताया था, ताकि हम कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। अब ऐसा कैसे हो रहा है इसको समझें। जब यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, जो भी वाटर आएगा वो पहले फर्स्ट वाले में इन करेगा, ठीक ना। मान लीजिए 10 मीटर क्यूब पर सेकंड से फ्लो हो रहा था, 10 मीटर क्यूब वाटर का फ्लो था पर सेकंड। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे 10 मीटर क्यूब आया, यहां कुछ इन कर गया, आगे क्या जाएगा, कम हो जाएगा, आगे फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगले में फिर 1 मीटर क्यूब चला गया, आगे कितना जाएगा, 8 मीटर क्यूब। वैसे ही जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे मात्रा पानी की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप जरा देखिए, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया केजिंग के चारों तरफ एक ही बराबर रखते तब क्या होता, तो पानी आगे जब जाता तो क्या केजिंग फुल रहता, नहीं रहता, क्योंकि वाटर लगातार क्या हो रहा है, इन भी हो रहा है। कुछ मात्रा यहां इन गई, कुछ यहां इन कर गई, कुछ यहां इन कर गई, तो पानी लगातार इन हो रहा है। तो आगे पाइप को फुल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाना पड़ेगा। इसीलिए केजिंग कैसी बनाते हैं हम, स्पाइरल बनाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। स्पाइरल केजिंग क्यों दिया गया, क्योंकि जब जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा था वहां से वाटर इन करना शुरू हो गया पहले, जब यहां वाटर इन कर गया तो आगे जो मात्रा जाएगी वो वाटर की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर अभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रखेंगे तो फिर उसमें कौन सा प्रेशर घुस जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए जैसे जैसे हमारी पानी की मात्रा कम होते जाती है हम क्रॉस सेक्शनल एरिया केजिंग को क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, जिससे हमारी एक समान वेलोसिटी बनी रहे। बात समझ में आ रही है। तो दोनों चीजें समझ में आई। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आ रही है, गाइड वेन्स के कारण आ रही है, और प्रेशर एनर्जी किसके कारण आ रही है, केजिंग के कारण, क्योंकि केजिंग हमेशा वाटर से क्या है, फिल्डेड है। इसीलिए फ्लो किसमें हो रहा है, अंडर प्रेशर हो रहा है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए रिएक्शन टरबाइन के इनलेट पर आपका काइनेटिक एनर्जी भी है और
प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ प्रेशर एनर्जी में भी चेंज हो रहा है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टरबाइन। और इस केस में हम लोग हमेशा निकालते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज किस में हो रहा है, प्रेशर एनर्जी में भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है, कुछ प्रेशर एनर्जी में और कुछ जब हम टोटल एनर्जी चेंज की बात करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस प्रेशर एनर्जी, और जब डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालते हैं सो इट इज चेंज इन प्रेशर एनर्जी अपॉन टोटल चेंज इन टोटल एनर्जी। इस रेशियो को हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन से। क्लियर है? तो फ्रांसिस टरबाइन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा भाई, रिएक्शन टरबाइन है, रेडियल फ्लो है, मिक्स मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज एंड मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है। इसके इनलेट पर दोनों ही चीजें मौजूद हैं, काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी। एक चीज जो इसको सबसे अलग बनाती है वो है इसका ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब को समझना बहुत जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, ठीक ना। ड्राफ्ट ट्यूब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसके लिए एक अलग क्लास भी लूंगा जो सिंपली किसके ऊपर होगी, ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर होगी। अभी तो हम लोग रिएक्शन टरबाइन पढ़ रहे हैं तो सिंपली थोड़ा सा देखेंगे ड्राफ्ट ट्यूब, बट एक सेशन अलग चलेगा जिसमें सिर्फ हम जानेंगे किसके बारे में, ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में। थोड़ा सा जाने ड्राफ्ट ट्यूब क्यों दिया गया और ड्राफ्ट ट्यूब का इंपॉर्टेंस क्या है। ड्राफ्ट ट्यूब कई मामलों में हमारी मदद करती है, इससे हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक ना। प्लस यह एक रास्ता भी देता है जो आउटलेट पर वाटर आ रहा है उसको कहाँ जाने के लिए, टेल रेस में जाने के लिए। बट एक्चुअल में देखें कि ड्राफ्ट ट्यूब है क्या, तो यह एक कोनिकल शेप की बॉडी होती है, ठीक ना। और कोनिकल शेप ना कहें, एक ऐसा शेप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, दैट इज इट इज जस्ट लाइक डिफ्यूजर। यह किसके जैसा है, एक अगर चूंकि फ्लो इधर से है तो इसका शेप किसके जैसा है, जस्ट लाइक डिफ्यूजर। और डिफ्यूजर का काम क्या होता है भाई, ऐसे नहीं बढ़ाता है वो, फ्री में नहीं बढ़ाता है, काइनेटिक एनर्जी के बदले में किसको बढ़ाता है, प्रेशर एनर्जी को। तो क्या नीड पड़ी भाई यहां ड्राफ्ट ट्यूब लगाने की, जरा ध्यान से समझें इस चीज को। ये जो गाइड वेन्स थी ये प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही हैं, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक ना। साथ ही लगातार ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हर जगह प्रेशर एनर्जी में भी चेंज आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है, केजिंग में प्रेशर एनर्जी में चेंज हो रहा है और ये गाइड वेन्स काइनेटिक प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही हैं, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब हम टरबाइन के आउटलेट पे आते हैं तो प्रेशर एनर्जी तो समाप्त हो जाती है, लेकिन बची क्या रह जाती है, काइनेटिक एनर्जी अभी भी बची रह जाती है, क्योंकि हर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो लगभग 20% काइनेटिक एनर्जी आउटलेट पर अभी भी बची रह जाती है। अब यदि ड्राफ्ट ट्यूब ना हो तो ये इस 20% काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वो सब पानी के साथ कहाँ चल जाएगी, बाहर चल जाएगी। तो हमारा पहला मकसद होता है ये जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है इसको सेव करना। तो काइनेटिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रेशर एनर्जी में, और इसीलिए हम एक ऐसा सेक्शन लगा देते हैं आउटलेट पर जिसका शेप किसके जैसा हो, डिफ्यूजर के जैसा हो। और डिफ्यूजर का यही काम है कि वो काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रेशर एनर्जी में। तो पहला फंक्शन समझ में आया कि ये बची हुई टरबाइन के, रिएक्शन टरबाइन के आउटलेट पर बची हुई लगभग 20% काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा अगर देखें ये हेड को बढ़ा देता है, टरबाइन का जो इफेक्टिव हेड है उसे क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बोलेंगे सर कैसे, ध्यान दें, अगर ये ड्राफ्ट ट्यूब यहां से हटा दिया जाए तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जीरो का मतलब क्या, एटमॉस्फेयर। और जरा याद कीजिए फ्लूइड के सेकेंड चैप्टर पे मैंने बताया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, वाटर के कितने मीटर हाइट के बराबर होता है, हाँ 10.3 मीटर।
10.3 मीटर। अब मान लीजिए वाटर यहां से निकलता 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक ना, यानी मान ले इनलेट पर हेड आपका था 100 मीटर, इनलेट पे हेड कितना था 100 मीटर, और ये आउटलेट पर निकला 1 एटमॉस्फेयर पे। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब कितने मीटर पे? 10.3 मीटर पे, 10.3 मीटर पे। बात समझ में आ रही है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने हाइट के बराबर होता है वाटर के? 10.3। यानी इफेक्टिव हेड कितना हुआ भाई आपका जो इसको मिला? 100 माइनस 10.3 लगभग 90 मीटर्स, यही मिला ना। लेकिन यदि हम किसी तरीके से इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और कम कर लें, कितना कम कर लिया भाई? 0.5 एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे वाले प्रेशर को क्या कहते हैं हम लोग? तो अगर हम कोई ये तरकीब निकाल लें कि यहां का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर की बजाय कितना हो जाए? 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए किसी तरीके से, वो बात की बात है कैसे करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रेशर को हम घटा और बढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा और बढ़ा नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई जुगाड़ लगा के ऐसा संभव हो कि इस एटमॉस्फेरिक को प्रेशर को क्या कर दिया जाए? 0.5 कर दिया जाए, तो उस केस में 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कितने हाइट हो जाएगी? 5, लगभग हम मान लेते हैं 5 मीटर, ठीक ना। तो फायदा क्या होगा भाई? आपका हेड कितने मीटर बढ़ गया? पहले 90 मीटर था और अब कितने हो गया? 95 मीटर। अब हेड बढ़ेगा तो सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है? क्यों भाई, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वाटर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हेड के। तो अब आपका हेड बढ़ गया तो आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी भी क्या होगी? बढ़ेगी, वाटर पावर बढ़ रहा है। क्लियर है? अब कहेंगे सर लेकिन ये करेंगे कैसे कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भाई हम लोग कितना नीचे लेके आ सकते हैं? कितना नीचे लेके आ सकते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस प्रेशर को कैसे कम करें? याद कीजिए ये चीज हम लोगों ने सीखा था जब हम पावर प्लांट पढ़ रहे थे, तो कंडेंसर का प्रेशर नेगेटिव होता था। स्टीम पावर प्लांट में कंडेंसर का प्रेशर कितना था? ये चीज मैंने कई बार सिखाया कि प्रेशर कुकर में दाल बनाने के बाद आप उसको नल के नीचे रख दें, अंदर का प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कुकर का ढक्कन खोलने की आवश्यकता नहीं, अपने आप कुकर का ढक्कन कहां चला जाएगा? भीतर, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से क्या हो गया? कम, और बाहर क्या है? वो उसको दबा के ढक्कन अपने आप क्या करता है? खोल देता है। तो कंडेंसर में हम लोगों ने क्या किया था? नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया था, यानी प्रेशर विच इज बिलो एटमॉस्फेयर। और उसके लिए क्या किया भी? जो भी स्टीम आ रही थी उस स्टीम को हमने अचानक से क्या कर दिया? फेज चेंज कर दिया। उसके लिए कंडेंसर के अंदर जो कूलिंग कॉइल थी उसके ऊपर हमने स्टीम को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। जिसके कारण क्या हुआ? जब हमने उसके ऊपर छोड़ा तो क्या हुआ भाई? बहुत सडन फेज चेंज हुआ, ठीक ना, जिसके कारण प्रेशर क्या हो गया? अचानक से डाउन हो जाता है। इसीलिए कंडेंसर में जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है। याद रखिए, वहां भी मैंने बताया था कि इस नेगेटिव प्रेशर का हमें फायदा मिलता है। हमारे टरबाइन की एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि हम ज्यादा एक्सपैंड करा पाते हैं। अगर कंडेंसर नहीं होता तो हम कहां तक एक्सपैंड करा पाते? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक मिनिमम कहां आते? एटमॉस्फेयर से नीचे नहीं जाते। लेकिन हमने क्या किया? कंडेंसर लगा के प्रेशर को 0.4, 0.6 पॉइंट, यानी 0.6 का मतलब क्या है? लेस देन एटमॉस्फेयर। और जैसे ही लेस देन एटमॉस्फेयर हुआ हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो गई? बढ़ गई। सेम वही काम यहां पे कौन कर रहा है? ड्राफ्ट ट्यूब। इसने क्या किया? एटमॉस्फेयर के साथ जो रास्ता था एटमॉस्फेयर में जाने का उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। देखिए जरा ध्यान से, ये है हमारा टेल रेस। हम क्या करते हैं, जब ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं तो लगभग 1 मीटर तक ड्राफ्ट ट्यूब किसके अंदर होता है? पानी के अंदर होता है, जिससे एटमॉस्फेयर से कनेक्शन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बात समझ में आई? टरबाइन के आउटलेट को डायरेक्टली किससे जोड़ दिया? टेल रेस से। अगर ये यहां नहीं होता तब तो एटमॉस्फेयर आता, लेकिन अब एटमॉस्फेयर नहीं आया। हाँ, क्लियर है? बात समझ में आ रही है?
ड्राफ्ट ट्यूब का मकसद समझ में आया कि जब आपने ड्राफ्ट ट्यूब लगाया तो इसने एटमॉस्फेयर का रोल जो था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब आपका जो एक्सपेंशन है वो कहां तक जा सकता है, बिलो एटमॉस्फेयर भी जा सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब एक बार फिर से इसको हटाते हैं। अगर आपने इसको हटा दिया और अंत की काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, आउटलेट पर नेगेटिव प्रेशर होगा, ठीक ना। ड्राफ्ट ट्यूब लगा करके आपने क्या कर लिया, नेगेटिव हेड जनरेट कर लिया। जो मिनिमम आता 1 एटमॉस्फेयर पर ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से उसको आप कहां लेके आ गए, 0.5, 0.4, 0.3 यानी नेगेटिव लेके आ गए। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये ड्राफ्ट ट्यूब कर क्या रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रेशर एनर्जी में। और प्रेशर एनर्जी में जब कन्वर्ट करेगा तो ये जो नेगेटिविटी है ये आउटलेट पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, प्रेशर एनर्जी में। इससे फायदा क्या होगा, कैविटेशन की समस्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर नेगेटिव हो तो वहाँ पर किससे कम हो जाए, वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो किसकी समस्या शुरू हो जाएगी भाई, कैविटेशन की समस्या हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट पर और रिएक्शन टरबाइन के आउटलेट पर, ये दोनों जगह का प्रेशर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। पंप में तो चूंकि खींच रहा है, सक्शन के कारण वहां का प्रेशर क्या है, नेगेटिव। और रिएक्शन टरबाइन में क्या हो रहा है कि लगातार काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसलिए आउटलेट पर आते आते हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वो उल्टा हमने क्या लगा दिया है, ड्राफ्ट ट्यूब, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ का प्रेशर नेगेटिव होता है, जिसके कारण यहाँ पर किसकी समस्या आती है, कैविटेशन की समस्या आती है। इसको डिटेल में हम लोग जो हमारा ड्राफ्ट ट्यूब का अलग अगला सेशन उसमें हम लोग इसको देखेंगे, ठीक ना। बट फिलहाल इतना ही कि ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग क्यों किया गया, एटमॉस्फेयर से कनेक्शन को अलग करने के लिए किया गया, हेड को बढ़ाने के लिए किया गया और ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया गया। हेड को कैसे बढ़ाया समझ में आया। अगर यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एग्जॉस्ट होता तो 10.3 मीटर का नुकसान होता है हेड का। लेकिन किसी तरीके से अगर ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से हम उसको नेगेटिव में लेके जाते हैं तो वो हेड हमारे नेट हेड में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जिसका हमें फायदा मिलता है। बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा सिस्टम हमारा किसका है, रिएक्शन टरबाइन का। क्लियर है, चलिए नोट करें। 9:40 हो गया, आप लोग को